17वीं बीपीएससी भरने वाले जितने भी छात्र हैं वे लोग ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे। आज आप लोगों का सेकेंड क्लास है। प्रश्न आपका बोल रहा है, सबसे पहले किस हड़प्पा स्थल से जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ था? इनका आंसर हो जाएगा कालीबंगा। फिर आपका प्रश्न बोल रहा है, हड़प्पा पुरास्थलों की खुदाई से प्राप्त कलाकृतियों में कौन सी चीज़ सर्वोत्तम है? तो इनका आंसर हो जाएगा मोहड़े। प्रश्न बोल रहा है, हड़प्पा पुरास्थलों की खुदाई से प्राप्त कलाकृतियों में कौन सी चीज़ सर्वोत्तम है? इनका आंसर हो जाएगा मोहड़े। अगला प्रश्न बोल रहा है, कांसे की बनी एक नर्तकी की छोटी मूर्ति किस हड़प्पा पुरास्थल से प्राप्त हुई है? इनका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। प्रश्न आपका बोल रहा था, कांसे की बनी एक नर्तकी की छोटी मूर्ति किस हड़प्पा पुरास्थल से प्राप्त हुई है? इनका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। फिर अगला प्रश्न बोल रहा है, हड़प्पा कालीन स्थलों से प्राप्त मिट्टी की मूर्ति अधिकांशतः किनकी है? इनका आंसर हो जाएगा नारी की। प्रश्न आपका बोल रहा है, हड़प्पा कालीन स्थलों से प्राप्त मिट्टी की मूर्ति अधिकांशतः किनकी है? इनका हो जाएगा आंसर नारी की। फिर आपका प्रश्न बोल रहा है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि के विषय में जानकारी किनसे मिलती है? इनका आंसर हो जाएगा मोहड़ों से। प्रश्न आपका बोल रहा है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि के विषय में जानकारी किनसे मिलती है? इनका आंसर हो जाएगा मोहड़ों से। अगला प्रश्न बोल रहा है, हड़प्पा वासियों की लिपि कैसी थी? इनका आंसर हो जाएगा बहुत चित्रात्मक। इनका आंसर हो जाएगा बहुत चित्रात्मक। प्रश्न आपका बोल रहा है, हड़प्पा वासियों की लिपि कैसी थी? इनका आंसर हो जाएगा बहुत चित्रात्मक। फिर अगला प्रश्न बोल रहा है, हड़प्पा या सिंधु लिपि सर्वप्रथम कब प्रकाश में आई? इनका आंसर हो जाएगा 1853 ईस्वी में। प्रश्न आपका बोल रहा है, हड़प्पा या सिंधु लिपि सर्वप्रथम कब प्रकाश में आई? इनका आंसर हो जाएगा 1853 ईस्वी में। फिर आपका अगला प्रश्न बोल रहा है, संपूर्ण सिंधु लिपि कब प्रकाश में आई? इनका आंसर हो जाएगा 1923 ईस्वी में। प्रश्न आपका बोल रहा है, संपूर्ण सिंधु लिपि कब प्रकाश में आई? इनका आंसर हो जाएगा 1923 ईस्वी में। प्रश्न आपका बोल रहा है, सिंधु लिपि किस ओर से किस ओर लिखी जाती? इनका आंसर हो जाएगा दाईं से बाईं, फिर बाईं से दाईं। प्रश्न आपका बोल रहा है, सिंधु लिपि किस ओर से किस ओर लिखी जाती? इनका आंसर हो जाएगा दाईं से बाईं, फिर बाईं से दाईं। प्रश्न आपका बोल रहा है, हड़प्पा सभ्यता में किसकी उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी? इनका आंसर हो जाएगा मातृ देवी। प्रश्न आपका बोल रहा है, हड़प्पा सभ्यता में किसकी उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी? इनका आंसर हो जाएगा मातृ देवी। आपका प्रश्न बोल रहा है, किन हड़प्पा पुरास्थलों से यज्ञ हवन कुंड या अग्नि कुंड वेदियां प्राप्त हुई है? इनका आंसर हो जाएगा हड़प्पा लोथल कालीबंगा से। प्रश्न आपका बोल रहा है, किन हड़प्पा पुरास्थलों से यज्ञ हवन कुंड या अग्नि कुंड वेदियां प्राप्त हुई है? इनका आंसर हो जाएगा हड़प्पा या लोथल या कालीबंगा से। प्रश्न आपका बोल रहा है, किस हड़प्पा कालीन पुरास्थल से प्राप्त एक मुद्रा में शिव के आद्य रूप या पशुपत रूप को चित्रित किया गया है? इनका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। प्रश्न आपका बोल रहा है, किस हड़प्पा कालीन पुरास्थल से प्राप्त एक मुद्रा में शिव के आद्य रूप या पशुपत रूप को चित्रित किया गया? इनका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। प्रश्न आपका बोल रहा है, हड़प्पा वासियों का पवित्रम वृक्ष था? इनका आंसर हो जाएगा पीपल। प्रश्न आपका बोल रहा है, हड़प्पा वासियों का पवित्रम वृक्ष था? इनका आंसर हो जाएगा पीपल। फिर आपका प्रश्न बोल रहा है, हड़प्पा वासी किस पशु को सर्वाधिक पवित्र मानते थे? इनका आंसर हो जाएगा कुंवर सांड। प्रश्न आपका बोल रहा है, हड़प्पा वासी किस पशु को सर्वाधिक पवित्र मानते थे? इनका आंसर हो जाएगा कुंवर सांड। प्रश्न आपका बोल रहा है, किस हड़प्पा स्थल से पुजारी की
प्रस्तर पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई है? इनका आंसर हो जाएगा हड़प्पा। प्रश्न आपका बोल रहा है किस हड़प्पा स्थल से पुजारी की प्रस्तर पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई? इनका आंसर हो जाएगा हड़प्पा। फिर आपका प्रश्न बोल रहा है हड़प्पा समाज किस प्रकार का था? इनका आंसर हो जाएगा मातृसत्तात्मक। प्रश्न आपका बोल रहा है हड़प्पा समाज किस प्रकार का था? इनका आंसर हो जाएगा मातृसत्तात्मक। प्रश्न आपका बोल रहा है भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? इनका आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। प्रश्न आपका बोल रहा है भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वप्रथम किस हड़प्पा पुरास्थल की खुदाई की गई थी? इनका आंसर हो जाएगा रोपड़। प्रश्न आपका बोल रहा है भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वप्रथम किस हड़प्पा पुरास्थल की खुदाई की गई थी? इनका आंसर हो जाएगा रोपड़। फिर आपका अगला प्रश्न बोल रहा है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल भारत की किस राज्य में खोजे गए हैं? इनका आंसर हो जाएगा गुजरात। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल भारत के किस राज्य में खोजे गए हैं? इनका आंसर हो जाएगा गुजरात। फिर प्रश्न बोल रहा है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल भारत के किस राज्य में खोजे गए हैं? इनका आंसर हो जाएगा गुजरात। प्रश्न बोल रहा है भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा पुरास्थल है? इनका आंसर हो जाएगा धोलावीरा। प्रश्न आपका बोल रहा है भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा पुरास्थल है? इनका आंसर हो जाएगा धोलावीरा। फिर अगला प्रश्न बोल रहा है किस हड़प्पा पुरास्थल को मृतकों या मुर्दों का टीला तथा सिंधु का नखील स्थान उपनाम से भी जाना जाता है? इनका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। फिर देखिए बोल रहा है किस हड़प्पा पुरास्थल को मृतकों या मुर्दों का टीला तथा सिंधु का नखील स्थान उपनाम से भी जाना जाता है? इनका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न बोल रहा है हड़प्पा सभ्यता को किस युग की सभ्यता माना जाता है? इनका आंसर हो जाएगा कांस्य युग। प्रश्न बोल रहा है हड़प्पा सभ्यता को किस युग की सभ्यता माना जाता है? इनका आंसर हो जाएगा कांस्य युग। फिर देखिए अगला प्रश्न बोल रहा है किन हड़प्पा पुरास्थलों से घोड़े की हड्डियां प्राप्त हुई है? इनका आंसर हो जाएगा लोथल, सुरकोटदा व कालीबंगा। देखिए प्रश्न बोल रहा था किस हड़प्पा पुरास्थलों से घोड़े की हड्डियां प्राप्त हुई है? इनका आंसर हो जाएगा लोथल, सुरकोटदा व कालीबंगा। फिर अगला प्रश्न बोल रहा है किस हड़प्पा पुरास्थल को लघु हड़प्पा कहा जाता है? इनका आंसर हो जाएगा लोथल। प्रश्न बोल रहा है किस हड़प्पा पुरास्थल को लघु हड़प्पा कहा जाता है? इनका आंसर हो जाएगा लोथल। प्रश्न बोल रहा था आपका सर्वप्रथम किसने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम दिया था? इनका आंसर हो जाएगा सर जॉन मार्शल। प्रश्न बोल रहा था सर्वप्रथम किसने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम दिया था? इनका आंसर हो जाएगा सर जॉन मार्शल। फिर अगला प्रश्न बोल रहा है विद्वानों ने वैदिक काल का विभाजन कितने भागों में किया है? इनका आंसर हो जाएगा 2 भागों में, ऋग्वैदिक काल व उत्तर वैदिक काल। प्रश्न आपका बोल रहा था देखिए विद्वानों ने वैदिक काल का विभाजन कितने भागों में किया है? इनका आंसर हो जाएगा 2 भागों में, एक हो जाएगा ऋग्वैदिक काल व दूसरा उत्तर वैदिक काल। अब अगला प्रश्न बोल रहा है आपका किस काल में ऋग्वेद की रचना हुई उसे क्या कहा जाता है? इनका आंसर हो जाएगा ऋग्वैदिक काल। प्रश्न आपका बोल रहा था किस काल में ऋग्वेद की रचना हुई उसे क्या कहा जाता है? इनका आंसर हो जाएगा ऋग्वैदिक काल। फिर आपका अगला प्रश्न बोल रहा है कब से कब तक के काल को ऋग्वैदिक काल कहा गया है? इनका आंसर हो जाएगा 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। बोल रहा है कब से कब तक के काल को ऋग्वैदिक काल कहा गया है? इनका आंसर हो जाएगा 1500 से 1000 ईसा पूर्व।
अब आपका अगला प्रश्न बोल रहा है किस काल में ऋग्वेद के अतिरिक्त अन्य 3 वेदों, ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों तथा उपनिषदों की रचना हुई, उसे क्या कहा जाता है? इनका आंसर हो जाएगा उत्तर वैदिक काल। प्रश्न आपका बोल रहा है जिस काल में ऋग्वेद के अतिरिक्त अन्य 3 वेदों, ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों तथा उपनिषदों की रचना हुई, उसे क्या कहा जाता है? इनका आंसर हो जाएगा उत्तर वैदिक काल। अब देखिए अगला प्रश्न आपका बोल रहा है कब से कब तक के काल को उत्तर वैदिक काल माना गया है? इनका आंसर हो जाएगा 1000 से 600 ईसा पूर्व। देखिए आपका प्रश्न बोल रहा है कब से कब तक के काल को उत्तर वैदिक काल माना गया है? इनका आंसर हो जाएगा 1000 से 600 ईसा पूर्व। अब अगला प्रश्न आपका बोल रहा है वैदिक कालीन भारत के निवासियों को क्या कहा जाता था? इनका आंसर हो जाएगा आर्य। प्रश्न आपका बोल रहा है वैदिक कालीन भारत के निवासियों को क्या कहा जाता था? इनका आंसर हो जाएगा आर्य। प्रश्न आपका बोल रहा है वैदिक कालीन भारत के निवासियों को क्या कहा जाता था? इनका आंसर हो जाएगा आर्य। फिर आपका प्रश्न बोल रहा है आर्यों के मूल निवास संबंधी सर्वाधिक मान्य सिद्धांत के अनुसार आर्यों का मूल निवास कहाँ था? इनका आंसर हो जाएगा मध्य एशिया, बैक्ट्रिया। बोल रहा था आपका प्रश्न आर्यों के मूल निवास संबंधी सर्वाधिक मान्य सिद्धांत के अनुसार आर्यों का मूल निवास कहाँ था? इनका आंसर हो जाएगा मध्य एशिया, बैक्ट्रिया। आपका प्रश्न बोल रहा आर्यों के मूल निवास संबंधी सर्वाधिक मान्य सिद्धांत मध्य एशिया का सिद्धांत किस विद्वान के द्वारा दिया गया है? इनका आंसर हो जाएगा प्रोफेसर मैक्स मूलर। प्रश्न आपका बोल रहा था आर्यों के मूल निवास संबंधी सर्वाधिक मान्य सिद्धांत मध्य एशिया का सिद्धांत किस विद्वान के द्वारा दिया गया है? इनका आंसर हो जाएगा प्रोफेसर मैक्स मूलर। फिर आपका प्रश्न बोल रहा है आर्य शब्द तथा आर्यों के विषय में प्रारंभिक जानकारी किससे मिलती है? इनका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद से। प्रश्न आपका बोल रहा है आर्य शब्द तथा आर्यों के विषय में प्रारंभिक जानकारी किससे मिलती है? इनका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में। प्रश्न आपका बोल रहा आर्य शब्द तथा आर्यों के विषय में प्रारंभिक जानकारी किससे मिलती है? इनका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। फिर आपका अगला प्रश्न बोल रहा है आर्य शब्द का क्या अर्थ होता है? इनका आंसर हो जाएगा श्रेष्ठ या उच्च वंश। प्रश्न आपका बोल रहा है आर्य शब्द का क्या अर्थ होता है? इनका अर्थ होता है श्रेष्ठ या उच्च वंश। प्रश्न आपका बोल रहा है आर्य शब्द का क्या अर्थ होता है? इनका आंसर हो जाएगा श्रेष्ठ या उच्च वंश। अगला प्रश्न बोल रहा है आपका आर्यों की भाषा क्या थी? इनका आंसर हो जाएगा संस्कृत। प्रश्न आपका बोल रहा है आर्यों की भाषा क्या थी? इनका आंसर हो जाएगा संस्कृत। अगला प्रश्न बोल रहा है भारत आने वाले आर्य क्या कहलाए? इनका आंसर हो जाएगा इंडो आर्य। प्रश्न आपका बोल रहा है भारत आने वाले आर्य क्या कहलाए? इनका आंसर हो जाएगा इंडो आर्य। फिर अगला प्रश्न बोल रहा है आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? इनका आंसर हो जाएगा पंजाब, जिनको सप्त सैंधव प्रदेश भी कहा जाता है। प्रश्न आपका बोल रहा है आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? इनका आंसर हो जाएगा पंजाब, जिसको सप्त सैंधव प्रदेश भी कहा जाता है। अब आपका अगला प्रश्न है वैदिक समाज कितने वर्गों में विभाजित था? कौन कौन? तो इनका आंसर हो जाएगा 4, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र। प्रश्न आपका बोल रहा है वैदिक समाज कितने वर्गों में विभाजित था और कौन कौन? तो इनका आंसर हो जाएगा 4, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आपका अगला प्रश्न है आरंभ में अर्थात ऋग्वेद काल में समाज का वर्गीकरण किस आधार पर प्रारंभ हुआ? इनका आंसर हो जाएगा व्यवसाय। प्रश्न आपका बोल रहा है आरंभ में
अर्थात ऋग्वेदिक काल में समाज का वर्गीकरण किस आधार पर प्रारंभ हुआ? इनका आंसर हो जाएगा व्यवसाय। फिर अगला प्रश्न है, कालांतर में अर्थात उत्तर वैदिक काल में समाज का वर्गीकरण किस आधार पर होने लगा था? इनका आंसर हो जाएगा जन्म से। प्रश्न आपका बोल रहा है कालांतर में अर्थात उत्तर वैदिक काल में समाज का वर्गीकरण किस आधार पर होने लगा था? इनका आंसर हो जाएगा जन्म से। अगला प्रश्न आपका है, वैदिक काल में लेन देन तथा व्यापार की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? इनका आंसर हो जाएगा वस्तु विनिमय। प्रश्न आपका बोल रहा है वैदिक काल में लेन देन तथा व्यापार की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? इनका आंसर हो जाएगा वस्तु विनिमय। फिर अगला प्रश्न बोल रहा है वैदिक काल में शिक्षा कहाँ दी जाती थी? इनका आंसर हो जाएगा गुरुकुल में। प्रश्न आपका बोल रहा है वैदिक काल में शिक्षा कहाँ दी जाती थी? इनका आंसर हो जाएगा गुरुकुल में। फिर अगला प्रश्न बोल रहा है ऋग्वेद काल में आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे? इनका आंसर हो जाएगा इंद्र। प्रश्न आपका बोल रहा है ऋग्वेदिक काल में आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे? इनका आंसर हो जाएगा इंद्र। फिर अगला प्रश्न आपका बोल रहा है कालांतर में अर्थात उत्तर वैदिक काल में आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता कौन बन गए थे? इनका आंसर हो जाएगा प्रजापति। प्रश्न आपका बोल रहा था कालांतर में अर्थात उत्तर वैदिक काल में आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता कौन बन गए थे? इनका आंसर हो जाएगा प्रजापति। फिर आपका अगला प्रश्न है बोल रहा उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक क्रियाओं में मुख्य कार्य क्या था? इनका आंसर हो जाएगा यज्ञ। प्रश्न आपका बोल रहा है उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक क्रियाओं में मुख्य कार्य क्या था? इनका आंसर हो जाएगा यज्ञ। फिर अगला प्रश्न आपका बोल रहा है ऋग्वेद में किस नदी को सबसे पवित्र माना गया है? इनका आंसर हो जाएगा सरस्वती। प्रश्न आपका देखिए बोल रहा है ऋग्वेद में किस नदी को सबसे पवित्र माना गया है? इनका आंसर हो जाएगा सरस्वती। फिर अगला प्रश्न आपका बोल रहा है वैदिक काल में ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? इनका आंसर हो जाएगा बैकनोट, सूदखोर। प्रश्न आपका बोल रहा है वैदिक काल में ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? इनका आंसर हो जाएगा बैकनोट, जिनका अर्थ होता है सूदखोर। अब इसी में देखिए फिर लिखा हुआ है शतपथ ब्राह्मण में ऋण देने वाले को कुशीदीन कहा गया है। फिर इसी में लिखा हुआ है शतपथ ब्राह्मण में ऋण देने वाले को कुशीदीन कहा गया है। फिर अगला प्रश्न आपका बोल रहा है वैदिक काल में राजनीति शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ था। इनका आंसर हो जाएगा अश्वमेध यज्ञ। प्रश्न आपका बोल रहा है वैदिक काल में राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ था। इनका आंसर हो जाएगा अश्वमेध यज्ञ। फिर आपका प्रश्न बोल रहा है वैदिक काल में सूर्य प्रदर्शन व मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ था। इनका आंसर हो जाएगा वाजपेय यज्ञ। प्रश्न आपका बोल रहा है वैदिक काल में सूर्य प्रदर्शन व मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ था। इनका आंसर हो जाएगा वाजपेय यज्ञ। फिर आपका अगला प्रश्न बोल रहा है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व महाजनपदों की कुल संख्या कितनी थी? इनका आंसर हो जाएगा 16। प्रश्न आपका बोल रहा है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व महाजनपदों की कुल संख्या कितनी थी? इनका आंसर हो जाएगा 16। प्रश्न आपका बोल रहा है किस ग्रंथ में ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के 16 महाजनपदों का उल्लेख है? इनका आंसर हो जाएगा अंगतर निकाय। प्रश्न आपका बोल रहा है किस ग्रंथ में ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के 16 महाजनपदों का उल्लेख है?
इनका आंसर हो जाएगा अंगतर निकाय। अगला प्रश्न बोल रहा है मगध के सबसे प्राचीन ज्ञात राजवंश का नाम क्या था? इनका आंसर हो जाएगा बृहद्रथ। प्रश्न आपका बोल रहा है मगध के सबसे प्राचीन ज्ञात राजवंश का नाम क्या था? इनका आंसर हो जाएगा बृहद्रथ। प्रश्न आपका बोल रहा है मगध के सबसे प्राचीन ज्ञात राजवंश का नाम क्या था? इनका आंसर हो जाएगा बृहद्रथ। प्रश्न आपका बोल रहा है मगध में सर्वप्रथम किसने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की? इनका आंसर हो जाएगा बृहद्रथ। प्रश्न आपका बोल रहा है मगध में सर्वप्रथम किसने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की? इनका आंसर हो जाएगा बृहद्रथ। अगला प्रश्न बोल रहा है महाभारत कालीन जरासंध किसका पुत्र था? इनका आंसर हो जाएगा बृहद्रथ का। प्रश्न आपका बोल रहा है महाभारत कालीन जरासंध किसका पुत्र था? इनका आंसर हो जाएगा बृहद्रथ का। प्रश्न आपका बोल रहा है महाभारत कालीन जरासंध किसका पुत्र था? इनका आंसर हो जाएगा बृहद्रथ का। फिर आपका प्रश्न बोल रहा है हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? इनका आंसर हो जाएगा बिंबिसार। प्रश्न आपका बोल रहा है हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? इनका आंसर हो जाएगा बिंबिसार। फिर आपका अगला प्रश्न बोल रहा है बिंबिसार मगध की गद्दी पर कब बैठा? इनका आंसर हो जाएगा 545 ईसा पूर्व। आपका प्रश्न बोल रहा है बिंबिसार मगध की गद्दी पर कब बैठा? इनका आंसर हो जाएगा 545 ईसा पूर्व। फिर अगला प्रश्न बोल रहा है बिंबिसार ने किस नगर का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया? इनका आंसर हो जाएगा राजगृह। आपका प्रश्न देखिए बोल रहा है बिंबिसार ने किस नगर का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया? इनका आंसर हो जाएगा राजगृह। फिर आपका अगला प्रश्न बोल रहा है बिंबिसार की पहली और प्रधान पत्नी कोसला देवी किस कौशल नरेश की बहन थी? इनका आंसर हो जाएगा प्रसेनजित। प्रश्न आपका बोल रहा है बिंबिसार की पहली और प्रधान पत्नी कोसला देवी किस कौशल नरेश की बहन थी? इनका आंसर हो जाएगा प्रसेनजित। फिर आपका अगला प्रश्न बोल रहा है बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? इनका आंसर हो जाएगा बौद्ध। प्रश्न आपका बोल रहा है बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? इनका आंसर हो जाएगा बौद्ध। प्रश्न आपका बोल रहा था बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? इनका आंसर हो जाएगा बौद्ध। तो चलिए धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।